नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दरअसल सरकार के 2 साल पूरे हुए, तमाम मुद्दों पर हर तरफ बातचीत हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है कुछ और ऐसे मुद्दे आ रहे हैं हमारे सामने जिन्हें लेकर हम जवाब जानना चाहते हैं। बढ़ती हुई महंगाई हो, बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट्स हो। चलिए हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त नितिन गडकरी जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है नितिन जी आपका। कुछ और आंकड़े हैं जो देश की जनता को परेशान करते हैं। आप उस बैठक में भी शामिल थे जहां महंगाई की चर्चा हुई है। क्या ये सिर्फ इसे हम मौसमी महंगाई माने या फिर कुछ ऐसा है जो गड़बड़ होना शुरू हो गया है? देखिए, इस देश में क्रॉप पैटर्न को सिंसियरली सीरियसली लेना होगा। वर्ल्ड में जिस प्रकार की प्राइजेस हो रही बढ़ रही है, इसका सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के साथ संबंध है। आज टमाटर एकदम बढ़ा, इसका कारण टमाटर का शॉर्टेज है। कभी प्याज की कीमत बढ़ी, इसलिए लोग हमारे ऊपर नाराज होते हैं। अब आज की स्थिति में प्याज की कीमत कम होगी, किसानों को भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान नाराज है। हमको प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज करने पड़ेंगे। पल्सेस के बारे में हमको और सेल्फ डिपेंडेंट में उसका एक एकरेज जो है बढ़ाना होगा। उसको इरीगेटेड करने से पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो भी करना होगा। और जो सरप्लस है उसको बनाने के बजाय जिसका शॉर्टेज वो करना होगा। तेल बिया में हम लोग अभी 1,30,000 करोड़ का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए हमारे कृषि विभाग ने इसके बारे में नीति बनाई है कि जिसका शॉर्टेज है उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। और ये जो प्रोडक्शन है उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके लिए प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, गोडाउंस कैसे खड़े किए जाए। जब इस प्रकार का शॉर्टेज होता है और उसमें आर्टिफिशियली भाव बढ़ते उस समय ये स्टॉक हम कैसे ला सकें। सरकार ने दालों के स्टॉक के बारे में भी अपना स्टॉक बढ़ाने का निर्णय किया है। लेकिन नितिन जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा था महंगाई जब आपकी सरकार सत्ता में आई थी। अब 2 साल बीतने के बाद जब हम खासकर दालों का जिक्र आपने किया है, दालों की कीमत देखते हैं और अभी भी अगर हम इसी मुकाम पर हैं कि कुछ करने की ज़रूरत है। दाल में दिक्कत कहाँ आ रही है वो तो अब जग जाहिर हो चला है। प्रोडक्शन में कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों, और बाकी चीज़ों पर तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सूखा बहुत ज़्यादा मौसम मेहरबान नहीं रहा है हिंदुस्तान पर। एक के बाद एक फेल्ड सीजन्स आए हैं हमारे सामने, लेकिन दाल एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। देखिए, मैं आपको बहुत विनम्रतापूर्वक एक बात बताऊंगा कि बहुत बार जब कोई चीज़ों के भाव बढ़ते तो उसका संबंध आर्थिक नीतियों के साथ और महंगाई के साथ नहीं होता है, वो डिमांड एंड सप्लाई के साथ होता है। हमारे देश में कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन कम हुआ, इसके लिए क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा और जिसकी शॉर्टेज है हमारे देश में जो इंपोर्ट करना पड़ रहा है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने भी दाल का प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्णय किया है और आने वाला साल जो आएगा उसमें बरसात भी 2 साल हमारे ठीक नहीं रही और बरसात के कारण कभी पानी कम आया, कभी ज़्यादा आया, दोनों प्रकार के संकट आए। हमको एक प्रकार से मैं कहूँगा कि क्लाइमेट के बारे में 2 साल में जिस प्रकार का एक्सपेक्टेशन था वैसा नहीं हो पाया। इस साल पानी ठीक से आएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमें जो चीज़ें आज कमियां पड़ रही है, जिसका शॉर्टेज है, उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन देखिए ना, मानसून रफ्तार के साथ तो आया, लेकिन उसके बाद मानसून ढीला पड़ा और जहां जहां उम्मीद थी जिस तारीख पर पहुंचने की वो नहीं पहुंचा। तो अगर फिर भगवान न करे, लेकिन अगर फिर मानसून पर असर पड़ जाए तो क्या फिर सारे के सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाएंगे? देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि केवल भगवान के भरोसे देश को रख कर थोड़ी चलेगा। हमको हमारी इरिगेशन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। हमारा 70% पानी जो बरसात का आता है वो समुद्र में जाता है। हमारा एवरेज इरिगेशन 46% है और झारखंड जैसे में 5.6% है, महाराष्ट्र में 18.6% है और इसलिए हमको पानी को रोकना होगा। वाटर कंजर्वेशन का बहुत अच्छा कार्यक्रम महाराष्ट्र में हुआ है, जल शिवार करके। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। चेक डैम बनाने पड़ेंगे और ये अगर 15 से 20% पानी भी समुद्र में जाने वाला अगर रोक पाएंगे तो फ़ायदा होगा। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं 111 जलमार्ग बना रहा हूँ और साल भर 3 मीटर का ड्राफ्ट उसमें रहेगा, पानी मेंटेन रहेगा। उसमें कुछ जगह हम बैरेजेस बना रहे हैं और उसके कारण भी पानी का वाटर कंजर्वेशन भी होगा और पीने के लिए और खेती के लिए पानी भी उपलब्ध होगा। तो हमारे इरिगेशन जो 46% है उसके लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। इस साल AIBP के जो प्रोजेक्ट्स बन पड़े जिसकी कीमत कम से कम 1,60,000 करोड़ रुपये लगेगी, उसके लिए 80,000 करोड़ की 4 साल में पहली बार देश के इतिहास में प्रोविजन की है। सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री सिंचन योजना के द्वारा फिर आने वाले 4 साल में 1 लाख करोड़ हमने करने का तय किया है, जिसमें 20,000 करोड़ हर साल मिल रहे हैं। तो ये प्रयास जो है ये लॉन्ग टर्म है, पर मैं मानता हूँ कि आज तक एक तरफ 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदी किए गए,
पर किसानों के खेत के पानी देने के लिए कोई योजना नहीं बनाएगी। तो ये बहुत दिनों से ये प्रश्न है, पर हमने अब सही दिशा और सही नीति अपनाई है। इसके परिणाम 2-3-4 साल में निश्चित रूप से मिलेंगे। और इस बार पानी के बारे में भी हमने चेक डैम बनाना, पानी का वाटर कंजर्वेशन करना, इसका कार्यक्रम विशेष रूप से जिन राज्यों में बहुत कमी है वहाँ किया है। ये बहुत बड़ा संकट है, ये एकदम सरकार के तुरंत किया और परिणाम मिल गया ऐसा नहीं होगा। इसके लिए 5-7 साल सीरियसली इसके पीछे काम करना पड़ेगा। तब अगर सिंचाई बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 2 गुना बढ़ेगा, तो हमें ये संकट नहीं आएगा। लेकिन एक और मुद्दा जिसकी वजह से हम कहते थे महंगाई बार बार बढ़ती है, वो ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, क्या उस पर अब उस पर लगाम है? क्योंकि जितनी भी बातें अभी तक आपने कही हैं वो मौसम से जुड़ी हुई रही हैं, यानी हम माने कि सरकार संतुष्ट है अपने उन कदमों से। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा क्योंकि मैं लगातार ये चीज़ें देखते रहता हूँ। आज की स्थिति में ब्लैक मार्केट नहीं है। इसका कारण है कि सरकार ने कितना स्टॉक रखना चाहिए उसके नियम बनाए हैं, और इसेंशियल कमोडिटीज़ के बारे में अब इतना आसान नहीं कि कोई स्टॉक रख ले और बाद में ब्लैक मार्केट कर दे, क्योंकि इसके नियम बहुत कठोर बनाए हैं। सही प्रॉब्लम यह है कि शॉर्टेज है। जैसे मैं कहूँ कि दाल का शॉर्टेज है हमारे देश में, और वर्ल्ड मार्केट में भी दाल की कीमतें बढ़ गई है, और आज हमारे पास उतना स्टॉक नहीं है। एडिबल ऑयल में हम 1,30,000 करोड़ का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हमारे देश में कमी है। जैसे शुगर थी, हमारे पास सरप्लस थी, तो आज तक शुगर के भाव कम थे। तो हमको वर्ल्ड में जिस प्रकार की इसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइजेस है, उस हिसाब से हमारे क्रॉप पैटर्न को बदलना होगा, और कृषि विभाग को उस प्रकार से जो शॉर्टेज है उसके लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा किसानों को। तो इसके बारे में उनको नॉलेज भी देना होगा मार्केट का। तो यह दोनों बातें हम प्रयासों से कर रहे हैं। मुझे लगता है 2-3 साल में ये इक्विलिब्रियम बैलेंस हो जाएगा, और हम लोग इसमें निश्चित रूप से सरप्लस होंगे, और उसमें महंगाई पर्टिकुलरली जो सप्लाई और डिमांड के कारण होती है वो नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ा विलन महंगाई के लिए कौन इस वक्त, इस बार जो महंगाई हो रही? देखिए, ये भी संबंध है कि बरसात ही नहीं है, पानी नहीं आया, अब पानी के कारण कहीं ज़्यादा आया, और ये जो एक प्रकार से हम लोग अभी हमने इसमें जो स्थितियाँ पैदा हुई है, इसमें कहीं ना कहीं जो देश में शॉर्टेज है उस चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। और इसलिए 2 साल में जो हमारा रेनी सीज़न था, जो हमारी बरसात थी, वो बहुत हमको संकट में लेके गई है। पर भगवान की कृपा से आने वाला साल अच्छा होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इसेंशियल कमोडिटी में तेल बिया और दाल बिया दोनों का उत्पादन अगर बढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि इसके कारण आगे कोई महंगाई आएगी। जो हो रहा है सड़कों पर हिंदुस्तान की, वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है जो सबका हौसला बढ़ाए। जब माँ बाप चाबी देते हैं, भले ही अपने एक बालिग बेटे को पूरे लाइसेंस के साथ क्यों न दें, उस वक्त भी डर लग रहा होता है। बच्चा सड़क पर जा रहा होता है, तब भी घर जब तक लोग लौट के ना आ जाएं तब तक डर लगता है। 5 लाख के करीब एक्सीडेंट हो गए, 1,46,000 मारे गए 1 साल के भीतर। गडकरी जी, आपकी बात बिल्कुल सच है, और मैं स्वीकार करता हूं कि हम लोग कोशिश करने के बावजूद भी जो आंकड़े स्टैटिस्टिक है वो निश्चित रूप से हमारे लिए विचार करने लायक है। और मैंने ये ओपन करते हुए बिना संकोच मैंने कहा था कि ये खुद लोगों को दिया, और कहा कि इसकी ग्रेविटी को सरकार भी समझे, लोग भी समझे। और इसलिए हमने 3 बातें की है। रोड इंजीनियरिंग में सुधार किया है, जो नए रोड बन रहे हैं उसमें हम सब प्रिवेंटिव मेजर्स कर रहे हैं। पुराने रोड में जो ब्लैक स्पॉट्स है उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको सुधार रहे हैं। 726 ब्लैक स्पॉट हमने आइडेंटिफाई किए, 11,000 करोड़ की प्रोविजन की है। 9,000 करोड़ रुपए जो हमारा CRF फंड स्टेट को जाता है, उसमें हमने 10% केवल एक्सीडेंटल स्पॉट, ब्लैक स्पॉट को इंप्रूव करने के लिए राज्य सरकार के रोडों पर पैसा रखा है। और इसके साथ साथ हम ड्राइविंग स्कूल खोल रहे हैं, इसके साथ कैमरेज हर जगह लगाने के लिए कर रहे हैं, उसके साथ एक रोड सेफ्टी काउंसिल हम बना रहे हैं ताकि इसमें हम चिंता करें। पब्लिक कैंपेन भी कर रहे हैं। पर मैं आपको एक बात स्वीकार, अभी हिमाचल प्रदेश में लगातार रोड एक्सीडेंट, अभी मैंने मीटिंग ली, और क्रैश बैरियर्स पूरे हिमाचल प्रदेश के रोड पर जो कर्व्स है वहाँ लोगों की जान बचाने के लिए कैसे, उसके लिए तुरंत निर्णय कर रहे हैं। फिर भी इसमें जो जिस प्रकार से एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं और जो फास्ट गति से कुछ लोग व्हीकल्स चला रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बहुत सुधार हुआ है। और ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसमें बहुत दुखद है, और इसमें केवल सरकार के प्रयासों से नहीं चलेगा, केवल नियम कड़े करने से नहीं होगा, पर इसके साथ जनता का भी सहयोग चाहिए। स्वीडन जैसे देश में एक ही एक्सीडेंट होता है और हमारे यहाँ 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सब ने मिलकर, सब स्टेक होल्डर के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से कम आने वाले साल इसमें निश्चित रूप से कमी आएगी, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। कैराना मुद्दे को लेकर आप मानते हैं कि सरकार की किरकिरी हुई है?
देखिए, मैं तो आपको इतना ही कहूँगा कि जो बातें आई है वो गंभीरता से सरकार ने ली है। मैं उसको मानता हूँ कि इन बातों में ये भी सच्चाई है कि कानून और व्यवस्था ठीक न होने के कारण, डर के कारण भी लोगों में अनेक जगह पर डर पैदा हुआ है। और वो जिन राज्यों में ये स्थिति है उसका अध्ययन करने के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने एक कमेटी अपॉइंट की है। उनके फाइंडिंग्स आएंगे, आप तुरंत उसके ऊपर आज एकदम निष्कर्ष निकालकर इस विषय को एक प्रकार से साइड ट्रैक करना उचित नहीं होगा। कुछ राज्यों की कानून और व्यवस्था की स्थिति गंभीर है और कुछ जगह पलायन भी हुआ है, ये भी सच्चाई है। लेकिन वो सीधे सांप्रदायिकता से जुड़ रहा है। जातिवादी मुद्दा न माने जी, नहीं, हमने नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है इसके बारे में हमारे जो सांसद है उन्होंने भी अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहा है। हम इसको सांप्रदायिकता से जोड़ना नहीं चाहते, सबका साथ सबका विकास, और इसलिए सभी जात पंथ धर्म भाषा के कोई भी लोग हो, सब में कानून व्यवस्था में सबके साथ न्याय होना चाहिए और सबका संरक्षण होना चाहिए। ये हमारी पार्टी की भूमिका है। अगर कोई विशिष्ट समुदाय के लोग अगर डर के कारण जाते हैं तो ये कानून और व्यवस्था की कमी है, उसको सुधारना होगा। और इसको हम लोग राजनीतिक न बनाएं, इसको पॉलिटिकलाइज ना करें, इसको देश के हित में उसको संवेदनशील मुद्दा के रूप में स्वीकार करके जिस कमियां होगी उसको सुधारने की कोशिश करें, और यही हमारे सरकार की कोशिश होगी। क्योंकि लोगों के मन में सवाल ये उठ गया कि एक तरफ एक बड़ी सी रैली हुई इलाहाबाद में, वहां पर तमाम बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री वहां पर, सभी मंत्री वहां पहुंचे और उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर बिगुल फूंका गया, और दूसरी तरफ यहाँ पर एक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई। दोनों को साथ में जोड़ना, अगर लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है तो गलत भी तो नहीं है पूरी तरीके से। देखिए, एक बात तो ऐसा है कि हम एक राजनीतिक पार्टी है और प्रधानमंत्री हमारे राजनीतिक पार्टी के मुखिया है। वैसे प्रधानमंत्री हमारे देश के भी प्रधानमंत्री हैं और राजनीतिक पार्टी के रूप में, राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी के रूप में कुछ हमारे भी कर्तव्य होते हैं, लोगों तक जाना, बात करना, रैलियां करना। पर मुझे इस बात का दुख होता है कि कहीं संबंध न होने के बाद भी कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया के लोग जानबूझकर इन सब बातों को एक ध्रुवीकरण के राजनीति के साथ जोड़ देते हैं। जो हमारे मन में नहीं होता वो काम वो कर देते हैं। मुझे लगता मीडिया ने भी इसमें संयम रखना चाहिए। हाँ, हमारी बातों से एक आधे बार किसी को मतभिन्नता हो सकती है, पर सब बातों को ध्रुवीकरण के साथ जोड़कर हमने सांप्रदायिकता को फैलाने का काम किसी ने भी नहीं करना चाहिए, हमारी पार्टी भी नहीं करेगी। और इसके साथ जो स्टेक होल्डर्स है, मीडिया के लोग हैं, बाकी भी पार्टियां हैं, हम सब लोग मिलकर हमारे विचारों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। पर इस सांप्रदायिक मुद्दा इसको ना बनने दे, ये कोशिश हम सब ने करनी चाहिए। इसमें हमारे पार्टी की और हमारे सरकार की जिम्मेदारी को हम समझते हैं और इसीलिए हमारा इसके बारे में जो दृष्टिकोण है वो संवेदनशील है। हम कोई ध्रुवीकरण नहीं करना। क्या ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जो 21 विधायकों का मुद्दा उठ रहा है, उन सारी चीज़ों से सीधे तौर पर केंद्र सरकार का वाकई लेना देना है? क्या आप इस बात पर स्पष्टीकरण देना चाहेंगे जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हार अभी तक पची नहीं है दिल्ली की? देखिए, मुझे बताइए, निर्वाचन आयोग पर यह आरोप होगा। आपको मालूम है कि निर्वाचन आयोग के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और सरकार की सलाह से नहीं चलता। निर्वाचन आयोग ने अनेक बार ऐसे निर्णय किए जो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए भी अड़चन के होते हैं और कभी विपक्ष के लिए होते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जहां इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर हमारी चुनाव पद्धति है, उसके चुनाव प्रमुख है, ऐसे इस प्रकार के आरोप सरकार पर लगाना ये लोकतंत्र के लिए भी उचित नहीं है और इसके साथ कोई प्रधानमंत्री का लेना देना नहीं है। पर केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लगातार प्रधानमंत्री को टारगेट करना और हमने और जब गलतियां उन्होंने खुद में की है, उस गलतियों के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार पकड़ना ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है और इस प्रकार की राजनीति करना भी उचित नहीं है। प्रधानमंत्री का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसी कोई बातों से कोई संबंध नहीं है। ये मीडिया के लोग भी जानते हैं, सरकार के भी लोग जानते हैं और विपक्ष भी जानते हैं। फिर भी इसके बावजूद जानबूझकर राजनीति के लिए इस प्रकार की बातें होती है, मुझे लगता है वो उचित नहीं है और न्यायोचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी हमसे बातचीत करने के लिए।